हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड की क्लास 12th हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पाठ है 2 और नाम है उसका राजा, किसान और नगर, यानी कि किंग्स, फार्मर एंड टाउन्स। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आपको इनके उत्तर मिलेंगे। तो अगर परीक्षा में आप 100% अंक पाना चाहते हैं तो 100% मार्क्स पाने के लिए इस श्रृंखला को जरूर देखें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। शुरू करते हैं वीडियो को। तो इसमें जो पहला प्रश्न है कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य के समय का इतिहास जानने के लिए इतिहासकार किन स्रोतों का अध्ययन करते हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य के समय का इतिहास जानने के लिए इतिहासकार जो हैं वो अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों और उस समय के चित्रों आदि का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा इन स्रोतों से पूरी उनको जानकारी नहीं मिल पाती है क्योंकि समय के साथ साथ ये सभी जो हैं अस्पष्ट हो गए हैं अथवा पूर्ण या आंशिक रूप से नष्ट भी हो जाते हैं। तो कई बार जो है इनकी लिपि को समझने में भी दिक्कत आती है कि ये किस प्रकार लिखे गए या उनका अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गृहपति कौन होता था और उसके क्या उत्तरदायित्व होते थे। तो इसका उत्तर है गृहपति जो है वो घर का मुखिया होता था और वह घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, अपने से कम आयु के पुरुषों जैसे उनके भाई भतीजे वगैरह होते थे, पुत्र वगैरह, और नौकरों व दासों पर नियंत्रण रखता था। इसके अलावा घर से जुड़े जो भूमि हैं, जानवर और अन्य वस्तुएं जो भी उसके अंडर में आती थी उनका वह मालिक होता था। और कभी कभी इस शब्द का प्रयोग यानी कि गृहपति शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले संभ्रांत यानी कि सभ्य और इज्जतदार जो लोग होते थे, गिने चुने गणमान्य लोग होते थे, उनके लिए या व्यापारियों के लिए भी किया जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अग्रहार क्या होता था। तो इसका उत्तर है अग्रहार उस भूभाग को कहते थे जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था, यानी कि ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को अग्रहार कहते थे। तो इस पर ब्राह्मणों से भूमि कर नहीं लिया जाता था, यानी कि उस भूमि पर लगने वाला टैक्स जो पहले राजा लेता था, लेकिन वो ब्राह्मणों को दान में दे देने के बाद उस पर भूमि कर नहीं लगता था और इसके अलावा अन्य भी किसी प्रकार का कर उस पर वसूल नहीं किया जाता था। और ब्राह्मणों को स्वयं इस भूभाग के अंतर्गत आने वाले जो लोग होते थे, जो वहाँ रहते थे, उसके अंडर में आते थे, जैसे कोई गांव दे दिया तो ग्रामवासी, तो उनसे वो कर वसूल कर सकता था। यानी कि ब्राह्मणों को ये अधिकार दिया गया था कि वहाँ अपने अंडर में आने वाली जो जनता थी उससे वो कर वसूल कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4 है, महाजनपदों की 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मगध किस प्रकार सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना, यह भी स्पष्ट कीजिए। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता रहता है। तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि महाजनपदों की 3 विशेषताएं निम्नलिखित थीं। पहला है कि अधिकांश महाजनपदों पर राजा शासन करते थे, परंतु कुछ जो है गणतंत्र या संघ भी होते थे। दूसरा है कि कुछ महाजनपदों में राजाओं द्वारा भूमि पर संयुक्त रूप से नियंत्रण किया जाता था। उदाहरणार्थ वज्जी में, तो वज्जी जो है एक गणराज्य था। इन महाजनपदों की राजधानियां प्राय किले बंद होती थी। किले बंद का मतलब है इसके चारों तरफ दीवार खींच दी जाती थी राजमहल और राज्य के चारों तरफ, ताकि दुश्मन से इसकी रक्षा की जा सके। इसका जो दूसरा पार्ट है कि मगध किस प्रकार शक्तिशाली महाजनपद बना, उसका उत्तर इस प्रकार होगा कि इतिहासकार मगध के विकास और शक्तिशाली महाजनपद बनने के लिए निम्नलिखित कारकों को उत्तरदायी मानते हैं, यानी कि इनकी वजह से ये महाजनपद जो है महाशक्तिशाली बन गया था। वो थे, पहला कि भूमि के उपजाऊ होने से और सिंचाई की सुविधा होने के कारण कृषि की उपज जो है वो अच्छी होती थी, यानी कि यहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ थी और सिंचाई के लिए काफ़ी सारी नदियों, नहरों का पानी मिलता था, इसलिए ये यहाँ पर उपज जो है वो बहुत अच्छी होती थी।
तो दूसरा ये है कि यहाँ लोहे की खदानें जो आज के झारखंड और बिहार में है, तो उनके होने के कारण उपकरण यानी कि औजार बनाने और हथियार बनाने के लिए जो युद्ध में काम आते थे, तो ये उनके लिए बड़ा सुविधाजनक था कि वहीं पर लोहा मिल रहा है, प्रचुर मात्रा में मिल रहा है, तो वो उससे बढ़िया हथियार बना पाते थे। और तीसरा है कि जंगलों में हाथियों की प्रचुरता थी, यानी कि हाथी बहुतायत से पाए जाते थे, जो कि सेना का प्रमुख अंग होते थे। और चौथा है कि गंगा और उसकी उपनदियां जो थीं उनके द्वारा यातायात और व्यापार जो है वो सुगम हो गया था, आसानी से जल मार्गों का प्रयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा जा सकता था। और पांचवा है कि जरासंध, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद, चंद्रगुप्त और अशोक जैसे महत्वाकांक्षी शासकों की एक पूरी श्रृंखला मिली, एक महान महत्वाकांक्षी और विजेता शासक मिले हैं जो काफी शक्तिशाली थे, तो इसकी वजह से भी मगध शक्तिशाली बन गया। छठा है कि आरंभ में इसकी राजधानी राजगाह, जिसे राजगीर भी कहते हैं, यानी जिसका अर्थ होता है राजाओं का घर, लेकिन बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। अब राजगाह की ये विशेषता थी कि ये पहाड़ियों के बीच में बसा था और किलेबद्ध था प्राकृतिक रूप से और सुरक्षित था पूरी तरह से। लेकिन जब पाटलिपुत्र को बनाया गया, तो क्योंकि जब मगध काफ़ी शक्तिशाली हो गया और उसे बाहरी शत्रुओं से कोई खतरा नहीं रहा, तो उसके बाद उन्होंने व्यापार वाणिज्य पे ध्यान दिया, तो पाटलिपुत्र का जो गंगा के किनारे स्थित शहर था उसे अपनी राजधानी बनाया, जो कि आवागमन के लिए, क्योंकि जलमार्ग द्वारा आवागमन आसान था और व्यापार के लिए भी वो सुगम था, इसीलिए उसको उन्होंने अपनी राजधानी बना लिया। तो इस तरह से पहले अपने आप को एक सुरक्षित राजधानी राजगाह उन्होंने बनाई, और जब वो खुद जो है पूरी तरह से शक्तिशाली हो गए, तो उन्होंने अपने देश के विकास के लिए, साम्राज्य के विकास के लिए, व्यापार को महत्व देने के लिए पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया, जो आज भी पटना के नाम से बिहार की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 5, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का काल विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ क्यों माना जाता है, इसको न्याय संगत ठहराइए। यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इसका उत्तर इस प्रकार है कि ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण है कि इस काल में ईरान में जरथुस्त्र, चीन में खुंग्सी और यूनान में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, और भारत के अंदर जो है महावीर और बुद्ध, और इसके अलावा और भी कई अन्य चिंतक जो हैं वो हुए हैं, विचारक हुए हैं। उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। महावीर और बुद्ध ने वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाए, और इस समय में गंगा घाटी में नए शहरों और राज्यों का उदय हुआ, जिससे मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा था। तीसरा यह है कि कृषि के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई और खेती के नए नए तकनीकों और उपकरणों का विकास हुआ, जिससे खुशहाली आई। क्वेश्चन नंबर 6 है, इतिहासकारों ने मौर्य साम्राज्य के इतिहास की पुनर्रचना के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन किया, ऐसे किन्हीं 4 स्रोतों को स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न भी भाषा बदलकर कई बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है, लेकिन मेन जो ये होता है कि मौर्य साम्राज्य को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, और उन स्रोतों का वर्णन हमने यहाँ पर करना है। तो पहला स्रोत, मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई। उनका साम्राज्य पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था, एक विशाल साम्राज्य था। मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के प्रमुख जो कारण हैं वो निम्नलिखित हैं, जो स्रोत हैं वो ये हैं। पहला है मूर्तिकला यानी कि स्कल्पचर्स। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका में भी इनके शासन के बारे में वर्णन किया गया है। तीसरा जो है चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी जिन्हें कहते थे द्वारा लिखा गया ग्रंथ अर्थशास्त्र। और चौथा है जैन और बौद्ध धर्म, और इसके अलावा पौराणिक ग्रंथ और संस्कृत वाङ्मय, ये भी इनकी जानकारी के स्रोत हैं। और इसके अलावा अशोक द्वारा लिखे गए अभिलेख जो उन्होंने लिखवाए, अशोक महान ने,
उनसे इनके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और राज्य का विस्तार का भी पता लगता है। दूसरा है मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षण जो हैं वो निम्नलिखित थे। पहला है प्रमुख राजनीतिक केंद्र। तो मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख प्रशासनिक केंद्र थे। पाटलिपुत्र जो इनकी राजधानी थी, इसके अलावा 4 प्रांतीय राजधानियां जो तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी थी। तो संभव है कि साम्राज्य क्योंकि काफ़ी बड़ा था तो उसके विभिन्न प्रकार के उसमें क्षेत्र आते थे, जैसे अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र, उड़ीसा का तटवर्ती क्षेत्र, और इस वजह से इतने बड़े साम्राज्य को संभालना एक केंद्र से संभव नहीं था। तो 5 अलग अलग प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए गए हैं थे। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि तक्षशिला और उज्जैनी महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर स्थित थे और स्वर्णगिरी जो है वो कर्नाटक में था, जहाँ सोने की खदानें थी। तो इसीलिए भी ये उपयोगी नगर थे, इसीलिए ये एक महान राजधानियों के रूप में उभरना इनका लाजमी था। दूसरा यह है कि आवागमन के सुलभ साधन थे। साम्राज्य में भूमि और नदी मार्गों द्वारा सुगमता से आना जाना संभव था, तो इसके द्वारा ये कनेक्टेड थे, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचना संभव था। और मार्गों पर यात्रियों की सुरक्षा आदि की व्यवस्था भी की गई थी। विशाल साम्राज्य में राजधानी में प्रांतों में जाने के लिए काफ़ी समय लगता था और विभिन्न मार्गों पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए इंतजाम किए गए थे। उनके ठहरने के लिए सराय धर्मशालाएं बनाई गई थी। खान पान और सुरक्षा का प्रबंध भी वहां पर किया जाता था ताकि यात्रा जो है सुरक्षित की जा सके और आसानी से की जा सके, उसमें कोई कष्ट ना भोगना पड़े। तो चौथा है सेना का प्रबंधन। तो मौर्य काल में सेना का जो प्रबंधन है वो उच्च कोटि का था और मैगस्थनीज के अनुसार सेना का प्रबंध करने के लिए 6 उप समितियां बनाई गई थी। तो उनके कार्य नीचे दिए गए हैं। ये प्रश्न 6 उप समितियों के बारे में अलग से भी आ जाता है, तो इसे आप इस प्रकार लिखेंगे। पहला है कि नौसेना का संचालन करने वाली समिति, और दूसरी समिति जो थी वो यातायात और खान पान की व्यवस्था का संचालन करती थी, और तीसरी पैदल सेना का संचालन करती थी। चौथी जो है अश्वारोहियों का प्रबंधन और संचालन करती थी, और 5वीं समिति रथारोहियों की यानी कि रथ वाली जो सेना होती थी उनका संचालन, और जो 6ठी थी वो हाथियों के दल का संचालन करते थे। इसके अलावा धम्म महामात्यों की भी नियुक्ति की गई थी। तो सम्राट अशोक ने जनसाधारण के जीवन को सुधारने के लिए धम्म महामात्यों की नियुक्ति की थी ताकि धम्म का प्रचार किया जा सके। इसके अलावा मंत्रियों को भी नियुक्त किया जाता था। तो मौर्य काल में विभिन्न प्रकार के मंत्री विभिन्न विभागों में नियुक्त किए जाते थे, और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रधानमंत्री के रूप में यानी कि महामात्य जो थे, इनके प्रधान महामात्य थे वो चाणक्य थे, जो इनके राजनीतिक गुरु भी थे। इसके अलावा अलग अलग अधिकारियों की भी नियुक्ति की जाती थी। तो साम्राज्य में विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। जैसे मैगस्थनीज के विवरण से पता चलता है कि ये कई प्रकार के कार्य करते थे, जैसे नदियों की देखभाल, भूमि का मापन, कर वसूली करना, लकड़हारों, बढ़ई, लोहारों और खननकर्ताओं का निरीक्षण आदि करना, ये इनके कार्य होते थे। सम्राट अशोक के अभिलेखों से निम्नलिखित तत्वों के प्रमाण प्राप्त होते हैं जो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देते हैं। पहला है धम्म का प्रचार, दूसरा है विशाल मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी, और तीसरा अशोककालीन भाषा का ज्ञान होता है कि कौन सी भाषा उस समय चलती थी, और चौथा है अशोक द्वारा धारण की गई उपाधियों का ज्ञान, जैसे देव नाम पिये और पिये दस्सी जैसे जो उपाधियां थी उनका पता लगता है, और अशोक की मनोवृत्ति में जो परिवर्तन आया कि किस प्रकार वो युद्ध लड़ने वाले अशोक से बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला अशोक बन गया। क्वेश्चन नंबर 7, अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की सीमाओं का वर्णन कीजिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर है कि अभिलेखों की निम्नलिखित सीमाएं हैं। पहला है कि लिपि का अध्ययन व अर्थ निकालने की समस्या, जैसे अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ कई दशकों के प्रयत्नों के पश्चात 1838 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा निकाला गया था। इसके अलावा खरोष्टी लिपि को पढ़ना भी काफ़ी मुश्किल था, तो इस लिपि को पढ़ने में भी समस्या आई थी, और यूनानी भाषा की सहायता से इसमें सफलता प्राप्त की गई। और लेखकों के बारे में जानने की भी समस्या थी। तो अशोक के अभिलेखों में नाम अंकित न होने के कारण उन्हें पहचानने में दिक्कत होती है। अभिलेखों का वर्णन अतिशोक्तिपूर्ण था, जैसे अशोक द्वारा वर्णन की इससे पहले के शासकों द्वारा रिपोर्ट एकत्र करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, यानी कि वो बताना चाहता था कि वह पहला
शासक है जो रिपोर्ट्स को एकत्र करता था। अभिलेखों के अक्षरों का हल्के ढंग से उत्कीर्ण होना भी एक सीमा है, क्योंकि ये बाद में अस्पष्ट हो जाते हैं। अभिलेखों का नष्ट होना और अक्षरों का लुप्त हो जाना। तो अभिलेख जो हैं पूर्ण या आंशिक रूप से नष्ट भी हो जाते हैं और अक्षर जो हैं वो इतने धुंधले पड़ जाते हैं कि पढ़ने में नहीं आते हैं। अभिलेखों का वास्तविक अर्थ जानने में भी कठिनाई होती है, क्योंकि उस समय की भाषाएं आजकल बोली नहीं जाती थी, तो उनको पढ़ भी लिया जाए तो उनका अर्थ समझना, वास्तविक अर्थों में उसको प्रयोग किया गया है, वो कठिनाई आती है। इसके अलावा आज के समय में महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और दैनिक प्रक्रियाओं का उल्लेख नहीं है और अभिलेखों में विशेष व्यक्तियों के बारे में वर्णन का होना कि कुछ विशेष व्यक्तियों का वर्णन किया गया है जो कि इतिहास में दर्ज नहीं है, वो कौन है इसको समझना मुश्किल है। उपयुक्त में से कुछ समस्याओं का प्रमाण हमें अशोक के अभिलेख राजा की वेदना से प्राप्त होता है। तो यह उनकी युद्ध के प्रति मनोवृत्ति में परिवर्तन को दर्शाता है, परंतु इस प्रकार की वेदना को प्रदर्शित करने वाला कोई भी अभिलेख उड़ीसा, जो कि कलिंग के नाम से उस समय जाना जाता था, उस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं हुआ है, जबकि वहाँ महाविनाश हुआ था। तो इसका यह अभिप्राय हो सकता है कि राजा की नव विजय की वेदना उस क्षेत्र में इतनी दर्दनाक थी कि राजा उस विषय में कुछ नहीं बोला और चुप रह गया। क्वेश्चन नंबर 8 है कि गुप्तकालीन शासकों के इतिहास की पुनर्रचना में प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि गुप्त काल के शिलालेख जो है वो पहला प्रमाण है जिसके इतिहास को रचने का एक साधन है। तो शिलालेख में हरिसेन द्वारा रचित इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, जिसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहते हैं, जिसमें इन्होंने महान सम्राट समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है। दूसरा है वत्स भट्ट द्वारा रचित मंदसौर शिलालेख। तीसरा है जूनागढ़ शिलालेख। चौथा महरौली स्तंभ शिलालेख और पांचवा है रविकृति द्वारा रचित हेयोल शिलालेख। और दूसरे हैं साहित्य। साहित्य में नाटक के क्षेत्र में सबसे उल्लेखनीय जो हैं वो भास, शूद्रक और कालिदास और भवभूति थे। तो कालिदास की मेघदूत, राजवंश और कुमार संभव जैसे उन्होंने अनेक काव्य लिखे और अभिज्ञान शकुंतलम जैसा नाटक लिखा, जो कि कालजेयी रचनाएं हैं साहित्य की और आज भी इनमें पढ़ा जाता है। तो कालिदास उज्जैनी के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि विक्रमादित्य के रूप में भी लोकप्रिय थे, उनके राज दरबार की कालिदास शोभा बढ़ाते थे। कालिदास द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध नाटक मालविका अग्निमित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रमो उत्सयाम ये जो हैं प्रमुख हैं। और मृच्छकटिकम जो शूद्रक द्वारा लिखी गई थी, प्राचीन भारत के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में से एक मानी जाती है। इसके अलावा विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम नामक 2 नाटक लिखे थे। उत्तर रामायण चरित्र और मालती माधव भवभूति द्वारा लिखे गए थे। पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखित इस अवधि के सबसे प्रसिद्ध कार्यों में से एक है और लोकप्रिय कृति हितोपदेश, ये भी पंचतंत्र पर ही आधारित है। और संस्कृत व्याकरण जो पाणिनि और पातंजलि पर आधारित है का विकास भी इसी काल में देखा गया है। और भर्तृहरि जो कि विक्रमादित्य के बड़े भाई भी माने जाते हैं, तो इनके 3 शतक इन्होंने रचे थे। पुस्तकों को ये शतक के रूप में लिखते हैं। उन्होंने पातंजलि के महाभाष्य पर एक भाष्य भी लिखा है। तो भर्तृ का नीति शतक जो है वो काफ़ी फेमस है। 8वां जो है अमर सिंह द्वारा अमर कोश के संकलन इस काल की यादगार रचना है। तो अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार का एक लोकप्रिय व्यक्तित्व था। और श्वेतांबर जैन जो ग्रंथ हैं जिनमें अर्धमागधी प्राकृत में जिनको लिखा गया है वो, और दिगंबर जैनी जो दक्षिण भारत के थे, के धार्मिक ग्रंथ जो महाराष्ट्री और सौरसैनी प्राकृत में लिखे गए थे। और बौद्ध ग्रंथों पर भाष्य जो हैं वो पाली भाषा में लिखे गए थे। इसके अलावा वररुचि द्वारा लिखित प्राकृत प्रकाश और चंद्रा द्वारा लिखित प्राकृत लक्षण प्राकृत और पाली भाषा के प्रसिद्ध व्याकरण कार्य हैं। कात्सायन प्रकरण के पाली व्याकरण ग्रंथ हैं। और विदेशी यात्रियों का वर्णन भी इसका मुख्य स्रोत है। इनके समय में फाहियान जो है 4
अन्य भिक्षुओं के साथ चीन से भारत आया था, चीनी तीर्थयात्री था। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत में आए थे। तो फाहियान जो है 3 साल तक पाटलिपुत्र में रहा और यहाँ उन्होंने संस्कृत भाषा सीखी। फाहियान की रुचि जो थी वो केवल बौद्ध धर्म में ही थी, हालांकि उन्होंने गुप्त के दरबार के दौरान सामान्य शांति और कल्याण का विचार भी दिया और उनकी कई घटनाओं का वर्णन भी किया है। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें सबसे पहले।